हेलो बच्चा लोग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, या कह लीजिए आप उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे, या फिर आप इसका इंडियन इकोनॉमी के भारतीय अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर का वन शॉट भी बोल सकते हैं। तो क्विकली इस पे रिवीजन करते हैं ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक टाइमलाइन है जो आपको पता होनी चाहिए। टाइमलाइन क्या है? हमारा जो देश शुरुआत में मानते हैं गुलाम हुआ था अंग्रेजों का, वो मानते हैं 1757 से हुआ था। अंग्रेज इससे पहले आ गए थे, लेकिन इसमें क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। उसके बाद देश आजाद हुआ कब? 1947 में। और उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन और सारी प्लानिंग करनी चालू करी 1950 में। और 50 से लेके 1990 तक हमने अपनी एक पॉलिसी अपनाई जिसमें हम देश के अंदर ही संसाधनों का प्रयोग कर रहे थे, विदेशियों को इंडिया में काम करने नहीं दे रहे थे। लेकिन इन 40 सालों में इंडिया की हालत कुछ सेक्टर में अच्छी हुई तो कुछ सेक्टर में क्या हुई, बर्बाद हो गई। वो इसमें डिस्कस करते वक्त वही मैं बताने वाला हूं कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि इसके नेक्स्ट ईयर 1991 में हमारे को अपने देश के अंदर क्या करना पड़ा, सुधार करना पड़ा। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। लेकिन अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम इस ड्यूरेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि 1950 से लेके 1990 के बीच भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, भारत का औद्योगिक क्षेत्र कैसा था और भारत का विदेशी व्यापार कैसा था। तो चलिए समझते हैं इसको एक बार। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था तो समझ आया होगा आपको। यही डेट क्यों लिखी रहती है 1950 से लेकर 1990 तक, क्योंकि हम पीछे का और आगे का डिस्कस नहीं कर रहे, इन 40 सालों में क्या हुआ वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, देश में हमने अपनाई मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनने के बाद हमने क्या करा, यह देखा कि जो यूएसएसआर था उसको देखा था कि हमने अपने देश में भी क्या अपनाई, पंचवर्षीय योजना अपनाई। तो यूएसएसआर ने अपने देश में पंचवर्षीय योजना 1923 में अपनाई थी, और भारत ने उसी को देखा देखी अपने देश में ये कब चालू करी, 1951 में। और उन्होंने बोला कि भारत में ये पंचवर्षीय योजना बनाएगा कौन, वो बनाएगा जी योजना आयोग। अब सवाल उठता है ये पंचवर्षीय योजना होती क्या है। देखिए, पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि प्लान करना कि आने वाले 5 सालों पे आप किन सेक्टरों पे ध्यान देंगे। होता क्या है, अगर आप सारे सेक्टरों पे ध्यान देंगे या सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे तो हो सकता है आप किसी पे ही पूरा फोकस ना कर पाए। तो आप प्लान बना लीजिए, आने वाले 5 साल क्या करने वाले हैं, फिर दोबारा से अगली बार फिर 5 साल के लिए प्लान कीजिए, फिर अगले साल या 5 साल बाद फिर प्लान कीजिए। तो इसमें आपके गोल क्या होते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो उसी को बोला गया पंचवर्षीय योजना। भारत में ये पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है, योजना आयोग बनाता था। योजना आयोग बनाया गया कब, 1950 में। एमसीक्यू आ सकता है इसका। और इन्होंने जब पहली पंचवर्षीय योजना बनाई तो वो चली 1 अप्रैल से चालू हुई 1951 से, और 5 सालों तक चली। तो इसके बाद 5 साल होते हैं 31 मार्च को जाकर, 31 मार्च 1956। देन 56 के 1 अप्रैल से सेकंड चालू हो गई और उसको 61 तक चली, ऐसी आगे भी चली। एक दो बार ऐसा हुआ कि वो पूरी 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाई तो वो 3 साल की योजना बन गई। एक बार ऐसा हुआ कि वो 2 साल की योजना बन गई। एक बार ऐसा हुआ कि वो 1 साल की योजना बन गई। वो अगर चैप्टर में आगे आएगा हम देखेंगे। तो सबसे पहले यही बात आती है कि जब हमने देश आजाद हुआ तो हमने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया। देखो, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है, निजी स्वामित्व होता है। आप या ये भी कह सकते हो मांग और पूर्ति का होता है। एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये कौन डिसाइड करता है, यहाँ सरकार डिसाइड करती है। यहाँ पर निजी लोगों का कोई स्वामित्व नहीं होता। तो यहाँ पर एक तरह से सरकार या सार्वजनिक का क्या होता है, स्वामित्व होता है। लेकिन हमने अपने देश में ना ही पूंजीवादी को अपनाया ना ही समाजवादी को अपनाया। हमने सोचा कि दोनों को मिक्स सकते हैं। कुछ संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होगा, उसकी मर्जी है, जो वो उत्पादन करना चाहता है करे। और कुछ क्षेत्रों पर किसका अधिकार होगा, सरकार का होगा। जो निजी क्षेत्र उत्पादन नहीं करेंगे वो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन करेगा। तो दोनों मिलकर देश की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था क्या चुनी, मिश्रित। तो हमने जब पंचवर्षीय योजना बनाई, ध्यान रखना, तो उसमें हम केवल 5 सालों के लिए डिस्कस कर रहे थे। लेकिन एक योजना ऐसी भी होती है जिसमें 20 सालों के लिए डिस्कस करते हैं। मतलब कई सारी पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखकर हम दीर्घकालीन उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजना एक अल्पकालीन उद्देश्यों को पूरा करती है 5 साल के लिए। लेकिन जो हमारी पंचवर्षीय योजना से उलट दूसरी योजना है वो दीर्घकालीन के लिए क्या करती है, प्लान करती है एक तरह से। ठीक है, तो यहां पर यही क्वेश्चन आ रहा है कि नियोजन के लक्ष्य क्या थे। अगर हम दीर्घकालीन पेपर में आ जाए कि उद्देश्य बताए, दीर्घकालीन
दीर्घकालीन उद्देश्य क्या थे? तो आप दीर्घकालीन उद्देश्य में बताएंगे, सबसे पहला देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाना था। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र तीनों मिलकर जितना उत्पादन करते हैं उसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो पहला उद्देश्य तो यही है, देश में जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतनी अच्छी बात। दूसरा, सभी को क्या देना है? पूर्ण रोजगार देना था। हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है तो, और उस समय भी ज्यादा थी, तो सबको क्या मिल सके? रोजगार मिल सके। हमारी दूसरी योजना थी। आप इसको नोट्स को प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, और इसके नोट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल है हमारा व्हाट्सएप, वहां पे मैं डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इसको ले सकते हैं पढ़ने के लिए। उसके साथ ही तीसरी जो थी वो था न्यायोचित वितरण एवं साम्य। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि जिस तरह का पक्ष है हमारी, जिस तरह की जनसंख्या, उसमें आय का वितरण सही हो। देखने को ही मिलता है कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है। इसी हिसाब से कुछ लोगों के पास संसाधन बहुत ज्यादा है तो कुछ लोगों का संसाधन क्या है? कम है। तो हमें ये करना है कि संसाधन सब में बराबर बटे। एक एग्जांपल लीजिए, इंडिया के अंदर आय का वितरण क्या है? अलग अलग है। तो जब मैं बोलता हूं कि सबकी इनकम एक काम करते हैं, डॉक्टर की तरह कर देते हैं 1 लाख रुपए पर मंथ, एक मजदूर भी 1 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा, एक डॉक्टर भी 1 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा, एक कचरा उठाने वाला भी 1 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा। तो आपके हिसाब से आप क्या बनना पसंद करेंगे, डॉक्टर या कचरा उठाने वाला? देखिए, अब वो आपके सोच पर निर्भर करता है, बट ये भी सही नहीं है। तो लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सबकी ग्रोथ तो हो, हम नहीं कह रहे बराबर ग्रोथ हो, सबकी इनकम बराबर होनी चाहिए, लेकिन जो जितना काम करे उसे उतनी मेहनत तो मिलनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं न्यायोचित वितरण। ऐसे समाज में जहां धनी और अधिक धनी बन जाते हैं, गरीब और गरीब बन जाते हैं, तो ऐसे को नहीं करना है। हमें क्या करना है? आय का न्यायोचित वितरण करना है। अर्थ सामाजिक समानता है। भारत में नियोजन का यह एक प्रमुख उद्देश्य रहा है कि सबको एटलीस्ट उनकी जरूरतों के हिसाब से, जिससे उनकी रोटी, कपड़े, मकान की जरूरत, आवश्यकता पूरी हो सके, इतनी तो सैलरी मिले। ये एक उद्देश्य बना था और आज भी है। क्या पूर्ण हो गया है? नहीं, काम चल रहा है। इसी के साथ एक और दीर्घकालीन उद्देश्य आधुनिकरण। आधुनिकरण का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। कई लोग समझते हैं मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना। नहीं, मॉडर्नाइजेशन एक वो चीज भी हो सकती है, बट मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण का 2 चीजों से लेना देना है। क्या? एक आर्थिक विकास और एक सामाजिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब कह सकते हो जीडीपी बढ़ाना, देश में गाड़ियां ज्यादा हो, लोगों के पास घर ज्यादा हो, ग्रोथ करे, यस, ये आर्थिक विकास है। लेकिन साथ ही साथ सामाजिक विकास भी जरूरी है। लोगों की बुद्धि में सुधार आए। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। लड़के और लड़कियों की एजुकेशन पे कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, लड़कियों को अभी भी नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है, केवल लड़कों को पढ़ाना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है? वो दिखा रहा है कि उनका शायद आर्थिक विकास हो गया हो, पैसे आ गए हैं, लेकिन सामाजिक विकास नहीं हो, क्योंकि अभी भी वो उनको लड़कियों को पिछड़ा समझते हैं, औरतों को पिछड़ा समझते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन कहता है कि हमें दोनों तरह से क्या करना है? विकास करना है। औद्योगिकी के साथ साथ, प्रौद्योगिकी के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ सामाजिक भी। तो इसमें उसी की बात हो रही है। आर्थिक समृद्धि में आधुनिक प्रौद्योगिकी को उत्पन्न बनाना है, ठीक है। साथ ही कृषि का उत्पादन भी क्या करना है? बढ़ाना है। और एक इस देखो, इसमें क्या जो मैंने वर्ड बोला वही, इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने वाले मुद्दे भी शामिल किए जाते हैं। तो ये किसके अंदर आ गया? क्या आर्थिक में आया? नहीं, ये सामाजिक आधुनिकरण में आया है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब होता है जो चीजें आप विदेशों से मंगाते हैं ना, मत मंगाओ, अपने देश में ही क्या करो? उत्पादन करो। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आत्मनिर्भर। इसका एक और नाम है आयात प्रतिस्थापन। विदेशों से कुछ चीजों को ना मंगाकर उसको प्रतिस्थापित कर दो अपने देश से बनी हुई चीजों को घरेलू सीमा में। तो ये भी था। तो 5 उद्देश्य निकल के आए दीर्घकालीन। सबसे पहले जीडीपी बढ़ाना है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, पूर्ण रोजगार निकल के आया, आय का न्यायोचित वितरण निकल के आया, आधुनिकरण निकल के आया, और 5वां निकल के आया वो निकल के आया आत्मनिर्भर। ये आपको क्वेश्चन याद करने, इसमें से एमसीक्यू बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग में जो अगर क्वेश्चन बनेंगे तो याद रखिए वो वाला बनेगा उद्देश्य वाला। ये हमने पढ़ा कि 1950 से 90 के बीच हमने प्लानिंग क्या करी। अब प्लानिंग के बाद आते हैं भारत ने कृषि पे क्या ध्यान दिया। सबसे पहले देखो, भारत के अंदर ना कृषि बहुत ज्यादा है, भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है इसके अंदर। लेकिन भारत की कृषि में हमें कुछ ना विशेषताएं और कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम समस्याओं को देखते हैं। क्या है भारत की कृषि की समस्याएं? सबसे पहला, पानी की अभाव। हमें खेत तो हैं, लेकिन उनको खेतों को पानी देने का कोई परमानेंट जुगाड़ नहीं है, तो सिंचाई के साधनों का अभाव है। दूसरा, खेत में लगाने के लिए शुरुआत में पैसा चाहिए, तो
पैसे की कमी उसे बोला वित्त का अभाव, एक ये भी समस्या है कृषि क्षेत्र में। एक है पिछड़ी तकनीक के कारण कम उत्पादकता, हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी है, आज भी कई सारे गांव में ट्रैक्टर का यूज नहीं किया जाता, लोग बैलों का यूज कर रहे हैं, पुरानी मशीनों का यूज कर रहे हैं या फिर हाथों से ही काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका उत्पादन बढ़ेगा नहीं, उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये भी देखने को मिलता है, या स्पीड में तो नहीं जाएगा। दूसरा व्यवस्थित विपणन प्रणाली। विपणन प्रणाली का मतलब होता है, कई सारे लोगों को हिंदी में समझ नहीं आएगा विपणन, इसका मतलब होता है इंग्लिश में मार्केटिंग। हमारी मार्केटिंग कैसे हो ये हमें नहीं समझ आ रहा, हम अपना माल उगा तो लेते हैं लेकिन बेचे कहाँ जाके, पास में कोई मंडी नहीं है और ले जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, तो ये जितना आसान हो जाएगा उतना ज्यादा हमारा उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं हैं। अब उसके लिए सरकार ने क्या सुधार करें, सरकार ने सबसे पहली चीज नए बीजों की खोज करी, जिसे बोला गया उच्च पैदावार वाले किस बीजों का प्रयोग, जिसको आपने पढ़ा होगा HYV, हाई यील्ड वैरायटी गुड्स। रासायनिक खाद का प्रयोग, हमने यहाँ पर ऐसी खादों का प्रयोग करा जो कम समय में ज्यादा उत्पादन दे सकती थी। यस, देखो रासायनिक खादों का प्रयोग करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा प्रयोग करना वो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जाके। उसके बाद फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया, वैज्ञानिक खेती का प्रयोग किया गया, साथ ही खेतों में मशीनों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग को बोलते हैं यंत्रीकृत साधन, इनका प्रयोग किया गया, जिससे हम अपने खेती के उत्पादन को बढ़ा सके। ठीक है, अब भूमि, इसी से रिलेटेड कृषि के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी क्या है, भूमि है जिस पर खेती होगी। देखने को मिलता है कुछ लोग के पास भूमि बहुत ज्यादा है, कुछों के पास है ही नहीं, वो भूमिहीन है। भूमिहीन मतलब जिन पे जमीन ना हो। सरकार ने इसको सुधारने के लिए ना बहुत सारे नियम कानून बनाए। अब उन नियम कानूनों में बनाने के बाद देखने को ये मिल रहा है कि कुछ समस्या निकल के आ रही है, वो नियम कानून पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पा रहे। तो क्यों फॉलो नहीं हो पा रहे, देखते हैं। सुधारों शामिल है, इसमें कोशिश करी गई कि जो बीच में मध्यस्थ है, नॉर्मली जो हमारा किसान है वो अपनी फसल किसी को बेच रहा है, उसमें मीडिएटर एक आ गया, ये मोटा सा, एक मीडिएटर और आ गया दूसरा मोटा सा, और फिर उसके बाद ये कस्टमर आ गया, ये तुम हो। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर ये किसान हो गया, ये हमारा उपभोक्ता हो गया जो सामान खरीदता है, लेकिन इनका क्या लेना देना है, ये एक्चुअली में रह के बीच में कमीशन खाते हैं, फसल को बिकवाते हैं, बट इनको क्या बोलते हैं, मध्यस्थ। तो इनको हटाने की प्रक्रिया को बोलेंगे मध्यस्थों का उन्मूलन। हो सके तो उनके बीच एक ही मध्यस्थ और वो फसल कहाँ पहुंच जाए, उपभोक्ता तक पहुंच जाए। लगान पर नियमन, अगर आपका खेत है, आप खेती नहीं करते हैं, तो आप अपने खेत को रेंट पे दे रहे हैं, तो उसका कितना फसल का हिस्सा लेंगे। मान लो वहां पे 1 लाख रुपए की इनकम हुई, तो कुछ लोग ज्यादा बोल सकते हैं, कुछ लोग कम बोल सकते हैं। सरकार ने 1/3 बोले तो 1/3 डिसाइड किया है, तो ये भी सरकार ने नियम बनाया। एक सरकार ने नहीं बनाया चकबंदी। चकबंदी का मतलब क्या होता है, अगर आपकी जमीन कोई बिखरी हुई है 3 जगह पर 4 जगह पर, तो वो जमीन सरकार ले लेगी आपसे और एक जगह पे उतनी बड़ी जमीन अलॉट कर देगी, ताकि आपको भागना ना पड़े, आपको मेहनत ना करनी पड़ी खेती करते वक्त। इसको बोला गया चकबंदी। सरकार ने एक और सुधार किया है कि किसी व्यक्ति के पास एक लिमिट से ज्यादा जमीन नहीं होगी। अगर एक लिमिट से ज्यादा जमीन होगी तो सरकार उससे ले लेगी। इसे बोलते हैं क्या, भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करना। और साथ ही सब लोग मिलकर काम करें, सरकार मिलकर काम करें। अगर एक साथ बल्क में प्रोडक्शन करोगे सारे गांव वाले, तो खाद भी सस्ती आएगी बल्क में, आप अपनी फसल को बेच भी अच्छे से पाओगे, आप बार्गेन भी अच्छे से कर पाओगे। तो इस तरह की खेती को बोलते हैं सहकारी खेती, सब लोग एक साथ मिलकर खेती करना। अब भारत में खेती के अंदर समस्याएं भी हैं, भारत के अंदर खेती में सुधार भी किए गए, लेकिन जो मेन सुधार हुए ना वो हुए हरित क्रांति में, जो चालू हुए थे 1965 से। अब इसके 2 फेज आए, एक आया पहला चरण जो 65 से 75 तक चला, और दूसरा फेज चला 1975 से लेके 1985। तो भारत में हरित क्रांति आई। इनके हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है, हरित क्रांति के जनक यहाँ पर MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। नोट कर लीजिएगा, MS स्वामीनाथन को बोला जाता है, MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने वही बोला जो हमने ऊपर डिस्कस करा है कि नई तरह के बीजों का प्रयोग करो हरित क्रांति में, नई फर्टिलाइजर का प्रयोग करो, मशीनों का प्रयोग करो, जिससे हमारा उत्पादन क्या हो सके, बढ़ सके। क्या हमें इसके प्रभाव देखने को मिले। हमारा जो हरित क्रांति के अंदर उत्पादन था वो कई गुना बढ़ गया। लेकिन एक समस्या भी देखने को मिली कि अब पूरे देश का उत्पादन बढ़ा था, नहीं, कुछ राज्य पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र देखा जाए तो यस उनका उत्पादन बढ़ा था, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे
बिहार हो गया, जहां पर आपको इतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली। देखते हैं इसमें है या नहीं वो। तो ये मैंने बता दिया इसके अंदर क्या होता है। अब यहां पर आ रहा है हरित क्रांति से हुआ क्या, फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र में वृद्धि हुई जिसमें हम खेती कर रहे थे। इसमें हमने अधिक उच्च पैदावार वाली बीजों का प्रयोग करा, नई तकनीकों का प्रयोग करा, खाद का प्रयोग करा, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करा, जिससे यस हमारी ग्रोथ बढ़ी। तो क्या क्या फायदे देखने को मिले, हमारा उत्पादकता तेजी से बढ़ गया हरित क्रांति से, बिक्री योग्य अधिक वृद्धि हुई। एग्जाम्पल के लिए पहले हम केवल उतना बना पाते थे जितना घरों में यूज हो सके, लेकिन बाद में हमने इतना बनाने लग गए कि घरों में देश में यूज होने के बाद भी सामान बच रहा था, तो हमने उसका स्टॉक करना चालू करा, जिसे बोलते हैं बफर स्टॉक। साथ ही अब हम विदेशों पर निर्भर नहीं थे, खाद्यान्न उत्पादन में हमको क्या मिल गई, आत्मनिर्भरता मिल गई। ध्यान रखना, इस हरित क्रांति से पहले भारत की हालात ऐसे थे कि 1965 की एक वॉर जो पाकिस्तान में हुई थी, उसमें बीच बचाव में पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में कौन आ गया था, अमेरिका आ गया। और अमेरिका ने हमसे बोला दोनों लड़ाई करना बंद करो, नहीं तो मैं खाना देना बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा चावल और गेहूं जो आता था वो अमेरिका से आता था, हमारा उत्पादन इतना अच्छा नहीं था, बेकार चावल था, फिर भी हम ले रहे थे वहां पर। तो समस्या ये थी, तभी से तो हमें ये फीलिंग आई कि आज के बाद ना किसी देश पर खाने के लिए तो निर्भर नहीं रहना है। तो उसी के बाद हरित क्रांति को थोड़ा जोर दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हरित क्रांति बहुत अच्छी हो गई? तो अब जरूरत है क्या? मेरे हिसाब से अभी भी जरूरत है। भारत में थोड़ी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसकी पैदावार बढ़ाने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज क्योंकि भारत में जितने लोग आज भी खेती में लगे ना, उतना जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करते, उतना उत्पादन नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे क्या हो सकता है वो। तो यस, भारत में 1960 के दशक में मध्य हरित क्रांति को के लाभ धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मतलब जो एक तरफ से पुश मिला था ना, वो अब धीरे धीरे स्लो पड़ रहा है। तो हमें जरूरी है कि दोबारा से नई समस्याओं को ध्यान में रखकर खेती पर और ज्यादा ध्यान दिया जाए। अब इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। मैंने बताया था इसके अंदर सबसे पहले अर्थव्यवस्था कैसे चुनी, मिश्रित, ये डिस्कस करा और हमने प्लानिंग करी। उसके बाद कृषि के बारे में पढ़ा। अब हम औद्योगिक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, औद्योगिक में ध्यान रखना, हमारा उद्योग इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था शुरुआत में, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब अंग्रेजों गुलाम हुए थे ना, उन्होंने हमें एज अ कच्चे माल के लिए यूज करा, मींस रॉ मटेरियल के लिए यूज करा। बाकी बना हुआ माल कहाँ भेजा? अपने ब्रिटेन भेजा, वहां के उद्योगों को बढ़ाया। तो भारत की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। तो डिस्कस करते क्या है। सबसे पहले जब भारत आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद उसने अपने सबसे पहले अपने उद्योगों की 3 श्रेणियां बनाई। 3 श्रेणियां क्या थी? सबसे पहली अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी। जितने भी उद्योग थे उनको 3 कैटेगरी में बांटने का, ए बी सी। ए में बोला केवल वही कंपनियां काम करेंगी जो सार्वजनिक है, इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, यहाँ पर केवल सरकारी कंपनियां ही काम करेंगी, पब्लिक कंपनियां काम करेंगी। 17 उद्योग फिक्स कर दिए गए थे, इसमें प्राइवेट अलाउ नहीं था। फिर बी में रखा गया जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, ये हुआ। और बाकी अगर रोई रेस्ट बचा तो वो किसके लिए छोड़ गया? निजी क्षेत्रों के लिए, प्राइवेट के लिए छोड़ दिया गया। पेपर में एमसीक्यू हो सकता है। अनुसूची ए में, सेक्शन ए में कितनी उद्योगों रखा गया था जी? 17। बी में कितना रखा गया जी? 12। ठीक है, उसी के साथ आपको पता होना चाहिए भारत ने अपने उद्योगों के विकास के लिए कब कब रिवोल्यूशन चलाया, क्रांति की। पहली क्रांति हुई थी औद्योगिक क्रांति 1948 में, याद रखना। फर्स्ट कब हुई थी? फर्स्ट हुई थी क्रांति 1948 में। सेकंड कब हुई? 1956 में, याद रखें। तो जो ये कहानी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में, वो 56 की पढ़ेंगे। उसके बाद सरकार ने क्या करा? ग्रोथ करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग कंपलसरी कर दिया। पहले उद्योगों को बांट दिया किसमें? कैटेगरी में। उसके बाद उद्योगों को बढ़ाने के लिए लाइसेंस बना दिया गया। अगर आपको उद्योग खोलना है तो सबसे पहले हमसे क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी थे, नेगेटिव थे। पॉजिटिव की बात बोलूं तो यस, कोई भी जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पर उद्योग खोला जा रहा है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, मुंबई मुंबई मुंबई, नहीं। आप ऐसे इलाकों में भी जाइए, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा जो पिछड़े इलाके हैं। लेकिन इसका यह भी नुकसान हुआ कि उद्योग जो एकदम से बढ़ सकते थे लाइसेंस की वजह से, वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं हुए। ओके, साथ ही सरकार ने एक इंपॉर्टेंट चीज अपनाई। 1955 में कार्वे कमेटी बनाई। कौन सी कमेटी? कार्वे कमेटी, जो बता रही थी कि अगर बड़े पैमाने के उद्योग नहीं लग सकते हैं तो देश में छोटे पैमाने के उद्योग बनाने चाहिए, जिसे बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है,
नॉर्मली अब शायद ये 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट को माना जाता है। जो बिजनेस 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से कम लगे वो SSI में आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हैं। और तब आजादी के टाइम पे 5 लाख था। तो इससे फायदा क्या होता है? छोटे पैमाने के उद्योग, इसे किसी भी गांव में लगाया जा सकता है, किसी भी शहर में लगा सकता है। इसमें जरूरी नहीं है बहुत बड़ी जमीन चाहिए, बहुत बड़े प्लांट चाहिए। तो इसके फायदे क्या है? देखो, इसमें श्रम प्रधान तकनीक है। यहाँ पर मशीनों के बजाय श्रम बोले तो लोगों का प्रयोग किया जाएगा। स्वरोजगार मिल जाएगा लोगों को, कम पूंजी की आवश्यकता होती है। आयात प्रतिस्थापन अर्थात विदेशों से न मंगाकर अपने देश में उत्पादन किया जा सकता है। उसके बाद निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, आप अपने देश में बनाओ, विदेशों में बेचो। आय की समान वितरण होगा, सबकी आय बढ़ेगी। अमीर तो अपना काम कर ही रहे दीर्घकालीन उद्देश्यों में, गरीब भी और छोटे पैमाने के उद्योग लगाकर अपने उद्योग को बढ़ा के अपनी आय को बढ़ा सकते थे। ओके, इसमें समस्याएं क्या हुई? सभी लोग नहीं चालू कर पाए क्योंकि वित्त 1 करोड़ रुपए अब और तब 5 लाख भी बहुत बड़ी बात थी। कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था, बाजार की एक समस्याएं थी, मशीन जो थी वो पुरानी थी, जिस वजह से उतनी ग्रोथ नहीं मिल पाई जितना इनको मिलनी चाहिए थी। SSI का कॉन्सेप्ट कौन लाया था? SSI का कॉन्सेप्ट कार्वे कमेटी ने दिया था। याद रखना, कार्वे कमेटी ने दिया था। कब दिया था? 1955 में। ये MCQ आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद निर्यात क्षमता में अल्प प्रयोग, हम जितना निर्यात कर सकते थे ना विदेशों को, हमने उतना करा नहीं SSI के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसके अंदर। अब औद्योगिकरण की रणनीति ने अच्छे प्रभावों को उत्पन्न किया निम्नलिखित। जब हमने 1950 से लेके, या करो 56 कह सकते हो वैसे तो, 50 से लेके 1990 तक अपनी औद्योगिक नीति अपनाई। और ध्यान रखना, ये नीति आंतरिक नीति थी, जो मतलब आयात प्रतिस्थापन के ऊपर थी। इसका उद्देश्य बाहर बेचना नहीं था या बाहर से मंगाना नहीं था। मेन बेचना तो था, मंगाना नहीं था। विदेशों से कच्चा माल नहीं आएगा, विदेशों से सामान नहीं आएगा, देश में बनेगा। तो आयात प्रतिस्थापन की नीति को उसमें बढ़ावा मिला। अच्छी बात क्या हुई? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई। दूसरा, औद्योगिकीकरण क्षेत्र में विविधीकरण हुआ। हम केवल एक ही चीज, जो आजादी के टाइम था ना कि कच्चा माल बनाएंगे, मसाले बनाएंगे, नहीं, हमने बहुत तरह की चीजों का उत्पादन चालू करा। तो बहुत तरह के लिए वर्ड यूज करते हैं विविधीकरण, ठीक है। हमने बड़े पैमाने के उद्योग जैसे लोहा और इस्पात क्षेत्र में सफलतापूर्वक चालू किया, जो पहले नहीं थे देश के अंदर। देश के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग खोले गए, मैंने बताया ना भी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिससे वहां के लोगों को फायदा मिला, वहां के लोगों को रोजगार मिला। यहां पर लिखा हुआ है कुछ, जब हमने ये पॉलिसी अपनाई तो उसके नुकसान भी हुए, बुरे प्रभाव क्या थे। तो औद्योगिकरण की रणनीति के बुरे प्रभाव, सबसे पहले ज्यादातर डिपेंड हो गए हम पब्लिक सेक्टर पे, सरकारी क्षेत्र पे, जिनका एकाधिकार बना रहा। अच्छा, एकाधिकार बना रहने का फायदा या नुकसान ये है, नुकसान पहले समझो। एक चीज समझना, कोई चीज का उत्पादन केवल सरकार कर रही है, उसका प्राइवेट सेक्टर है नहीं। तो जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो वो क्षेत्र कंपटीशन ना करने की वजह से ग्रो ही नहीं करेगा। अगर आपका आपके दोस्त से कंपटीशन है ना, तो आप शायद पढ़ने में थोड़ा और तेजी दिखाएंगे, लेकिन अगर कंपटीशन नहीं है ना तो बहुत स्लो पढ़ेंगे। तो ये एक समस्या हुई भारत के औद्योगिकरण में कि उसका शुरुआत में कोई कंपटीशन नहीं था 1990 तक। बाद में जाके बहुत कंपटीशन आया प्राइवेट सेक्टर के साथ, विदेशी कंपनियों के साथ, लेकिन तब तक नहीं था। उसके बाद ही हमने अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिया। विदेशी कंपनियां इंडिया में आती, अरे नहीं नहीं तुम नहीं आओगे, हम अपने लाल पूल को पाल रहे हैं, इन कंपनियों को बड़ा कर रहे हैं, तुम नहीं आओगे। अब शुरुआत के लिए तो ये अच्छा हो सकता है कि आप अपने देश की कंपनियों को प्रोटेक्शन दें और विदेशी कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगा के उनको रोक दें या उनका माल ही महंगा कर दें। लेकिन समस्या यह है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो शुरुआत के स्तर पे, मैं कोई गलत नहीं मान रहा, कंपनी को बड़ा होने दीजिए, पेपर में भी आपको ये लिखना है, शुरुआती स्तर पे बढ़िया है। लेकिन जब कंपनी बड़ी हो जाए तो आपको सिर्फ मार्केट में लड़ने छोड़ देना चाहिए, कंपटीशन करने छोड़ देना चाहिए। अगर आप कंपटीशन नहीं करने देंगे तो वो ग्रो ही नहीं होगा, और कल अगर वो आ गया मार देगा। तो इंडिया की कंपनियों के साथ कुछ ऐसे ही देखने को मिला। 1990 तक उन्होंने संरक्षण दिया, संरक्षण से कई सारी कंपनियों में उतनी एबिलिटी ही नहीं पाई कि वो मार्केट में कंपटीशन कर सकें। इंडिया की जो एक कंपनी थी पार्ले, जो बनाती थम्स अप और कई सारे ब्रांड बनाती थी, कोको ला के हाथ, तो 1991 के बाद बिक गई। इसका एक कारण यही था, ठीक है। तो ये औद्योगिकरण था। हमने क्या डिस्कस कर लिया? स्थिति डिस्कस कर ली उस समय की, पंचवर्षीय योजना, एग्रीकल्चर डिस्कस कर लिया, उद्योग डिस्कस कर लिया। एक और टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर, वो है व्यापार नीति। और जो मैं जब से बोल रहा हूं आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति, इसका मतलब 1950 से लेके 1990 तक हमने बोला कि विदेशों से नहीं मंगाएंगे, अपने देश में ही क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, जिसे बोला गया आयात प्रतिस्थापन। आयात को प्रतिस्थापित कर दो और अपने देश में बनाओ, ठीक है। इस नीति के अच्छे प्रभाव भी देखने को मिले, बुरे प्रभाव भी देखने को मिले। देखते हैं क्या।
आंतरिक दृष्टि व्यापार से अभिप्राय आयात प्रतिस्थापन की नीति से है, जिसमें घरेलू उद्योग को कठोर आयात प्रतिबंधों तथा भारी आयात शुल्कों द्वारा संरक्षण प्रदान करते थे। विदेशी कंपनियों पे हैवी टैक्स लगा दो, उन पे कोटा लगा दो कि एक लिमिट से ज्यादा आप इंडिया में नहीं बेच सकते, जिससे क्या हुआ, यहाँ के जो उद्योगों ने फायदा मिल जाता था। ठीक है, इसे बोला गया आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति। ठीक है, अपने घर के आंतरिक उद्योगों पे ध्यान दिया जाएगा। अब इसके कुछ अच्छी बातें निकली और कुछ बेकार। सबसे पहले हमने विदेशी कंपनियों को आने से कैसे रोका इंडिया में, तो उसके लिए आयातों को कम करने के लिए सरकार ने भारी आयात शुल्क लगा दिया। अगर वो 100 रुपए की चीज ला रहे थे, हमने उसमें 100 रुपए ही टैक्स लगा दिया, 100%, तो वो चीज कितनी की हो गई, 200 की। तो विदेशी वालों का सामान महंगा पड़ गया, लेकिन जो इंडिया बनाया तो उनका सामान सस्ता हो गया। एक ये फायदा हुआ। दूसरा, कोटा। कोटा का मतलब है अगर वो बेचना भी चाह रहे थे भारत में, तो हमने उनसे बोला, ओ सुन, आप मान लो इंडिया में कपड़ा बेच रहे हैं और इंडिया में 1 लाख कपड़ा बिकता है, तो उसमें से आप केवल 40,000 बेच सकते हैं, 60,000 जो बिकेगा वो इंडिया वालों का बिकेगा। तो जिसमें एक सेल पर लिमिट लगा दी जाए। जैसे आज अगर इंडिया में मान लो 1 करोड़ फोन बिकते हैं, वैसे तो उस टाइम फोन नहीं थे, बता रहा हूं, तो उसमें से बोल दिया जाए कि आप आधे ही इंडिया में बेच सकते हो, 50 लाख, बाकी 50 लाख कहां से, इंडिया से ही बनेंगे। तो इसे बोलते हैं कोटा, लिमिट लगा देना। ठीक है, अब क्यों अपनाना पड़ा हमें ऐसी नीति को? देखिए, एक्चुअली हो क्या रहा था, हमारे जो उद्योग थे वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं थे, तो जरूरी थे अपने उद्योगों को संरक्षण देना, बचाना। ठीक है, दूसरा, जब भी हम विदेशों से आयात करते थे, हमारे विदेशी विनिमय जो थे, डॉलर था, वो खत्म हो जा रहा था, इतना हो जा रहा था कि 1990 तक हालत इतने खराब हो गए कि हमारे पास 10 दिन के लिए आयात करने के लिए पैसे नहीं बचे थे, इसलिए कर रहे थे। अब ये अच्छा हुआ बेकार हुआ, बाद में अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे 10 दिन वाला सीन, बट कोई नहीं, इन 2 चीजों के लिए किया था। तो यहां पर अब इस पेपर में आ जाता है इसके अच्छे प्रभाव क्या थे, बुरे प्रभाव क्या थे। देखिए, आंतरिक आयात प्रतिस्थापन या आंतरिक दृष्टि जो हमने रणनीति अपनाई थी, ये अच्छी भी थी और बेकार भी थी। अच्छी कुछ उद्योग के लिए सही थी, मैंने बोला ना, संरक्षण देना सही था, लेकिन प्रारंभिक स्तर पे, लेकिन दीर्घ स्तर पे या बड़े स्तर पे आपको इस पर कॉम्पिटिशन करना चाहिए था। अगर नहीं करा तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती थी। ये हमने वन शॉट डिस्कस करा, किसका, हमारे एक चैप्टर का, जिसमें हम आर्थिक नियोजन कर रहे थे 1950 से 1990 तक का। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भारत में 1990 के बाद क्या किया, नई आर्थिक नीति को अपनाया, मजबूरी में अपने देश के गेट खोलने पड़े और नई कंपनियों को आने दिया, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो नेक्स्ट शॉट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।